नमस्कार। सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने। और इस कविता के बहाने कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आज इस मंच पर यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर लखनऊ से आमंत्रित किया है सुपरिचित कवयित्री सुश्री चित्रा पंवार को। इनके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त सा परिचय देता हूं, लेकिन सबसे पहले जो आज के हमारी विशेष अतिथि हैं चित्रा पंवार, उनको हम इस मंच पर पहले यहाँ पर जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर विधिवत रूप से हम आज का ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आइए लखनऊ से जोड़ते हैं सुश्री चित्रा पंवार को, सुपरिचित कवयित्री। नमस्ते चित्रा जी, अपना ऑन करिए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आपको भी और साहित्य संवाद के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए, आपका स्वागत है इस मंच पर। अभी हमारे साथ मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे और ये अच्छी बात है कि आप अपने व्यस्त समय में से थोड़ा बहुत समय, माइक को ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइक को ऑन रखिए आप जी। इस समय में आपने समय निकाला है और आप आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभी अब हमारे मित्र आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं तब तक चाहूंगा, अशोक मिश्र जी आ गए हमारे साथ, नमस्कार कर रहे हैं, वेलकम आपका कर रहे हैं। इसी तरह से और भी मित्र अब आने शुरू हो जाएंगे। और मैं पुनः मित्रों को बताना चाहूंगा, आज हमारे इस मंच पर एक युवा हस्ताक्षर, बहुत अच्छी सशक्त सक्षम कवयित्री हैं चित्रा जी। आपकी कुछ कविताएं जो आजकल फेसबुक के माध्यम से हमारे समक्ष आ रही हैं, बहुत ही एक ज़रूरी कविता मैं उनको समझता हूं। और जिन विषयों पर आपका दखल है और जिन विषयों पर केंद्रित आपने अपनी कविताएं अपने श्रोताओं, अपने मित्रों, अपने पाठकों के सामने रखी हैं, मैं समझता हूं कि आज के सामाजिक परिस्थितियों में वे महत्वपूर्ण कविताएं मानी जा सकती हैं। मीता राठौड़ जी हमारे साथ अब आ गए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में, कविता के बहाने कार्यक्रम में, हमारे समक्ष इस मंच पर यहाँ पर उपस्थित हैं लखनऊ से कवयित्री सुश्री चित्रा पंवार। संप्रति यानी आजकल आप अध्यापन कार्य में हैं और आपका अभी पिछले दिनों अक्टूबर महीने में काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, दो अवरतें। इस पर हम बातचीत करेंगे चित्रा। और आपकी रचनाएं कई महत्वपूर्ण और बहुत ही जो सुपरिचित पत्रिकाएं हैं उनमें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कथा देश, दैनिक जागरण, सोच विचार, वागर, रचना उत्सव इत्यादि हैं। और साथ में आपको एक सम्मान भी मिला है, उसका भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, वो है हिंदी सृजन सम्मान। इसके बारे में भी चित्रा आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने मित्रों को ये बताइए, वास्तव में आप कहाँ से हैं और आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, शिक्षा दीक्षा है, वो कहाँ पर हुई है। इस बीच में प्रियंवदा पांडे जी देवरिया उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी नियमित इसमें मंच में जुड़ती रहती हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जी बताइए। साहित्य संवाद के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत आभार कि आपने मुझे इतने सम्मानित और साहित्य के बड़े मंच के साथ जोड़ा है। मैं बेसिकली मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, लेकिन नौकरी के चक्कर में मैं अभी प्रियंवदा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मैं बताऊं पूर्वांचल से भी मेरा रिश्ता काफी मजबूत है और दूसरा घर मेरा पूर्वांचल हो गया है, क्योंकि आजमगढ़ में मैंने काफी दिन नौकरी की। अभी मैं लखनऊ में बतौर शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ और पूरा भारत अपना देश है वैसे तो हम लोग पूरी वसुदेव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले लोग हैं। तो मैं, ये मेरा परिचय था। और आप ये क्या आप जानना चाहते थे? मैं भूल गई अपनी बात कहने के चक्कर में
जी, नहीं मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जी। आपके क्या विषय रहे हैं जो आपने अपनी शिक्षा की है मुख्य रूप से? मेरा विषय रहा है वाणिज्य। हिंदी कोई दूर दूर तक हिंदी से मेरा लेना देना नहीं था। मैंने 12th तक हिंदी को पढ़ा है एक विषय के तौर पर, लेकिन बिल्कुल वाणिज्य से अलग विपरीत उसमें मैं अपनी बहनों के नोट्स वगैरह या जहां भी हिंदी साहित्य का जो भी मिलता था मैं बड़े शौक से पढ़ती थी। हिंदी मेरे विषय या मेरे शिक्षण में बहुत आगे तक नहीं आई है, इसका मुझे अफसोस भी है। और कभी समय मिला तो जरूर मैं पढ़ना चाहूंगी। मैंने वाणिज्य से एमकॉम किया है, उसके बाद बीएड किया है, उसमें भी मेरा मुख्य विषय वाणिज्य ही था। बहुत बढ़िया जी। अच्छा मैंने मुझे ये ज्ञात हुआ है कि सिविल जी। सर्विसेज के लिए भी आप प्रयत्नशील हैं। तो जी। क्या क्या कारण है, क्यों उस विषय में, उस दिशा में आपका इंटरेस्ट है, रुचि क्यों है? उसमें जब मुझे लगा कि मैं इससे पहले रेवेन्यू से प्रशासन से जुड़ी रही हूँ, तो मुझे लगा कि आपके हाथ में जितनी पावर होती है, आप कहीं ना कहीं आप कम पावर की वजह से कभी कभी देखते हैं कि किसी को, गरीब को, मजलूम को जरूरत है आपकी, लेकिन आपके हाथ बंधे होते हैं। आपके पास वो पद नहीं होता या पावर नहीं होती, वो सोर्सेज नहीं होते आपके पास कि आप उस लेवल तक जाके बियॉन्ड द लाइन आप उसकी मदद कर पाओ। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं है कि आप प्रशासन से जुड़ो। एक दो अधिकारी उस तरह के मैंने देखे हैं जो मेरे आदर्श हैं, डॉक्टर एनपी सिंह सर देखे हैं, उसी तरह से एक दो और प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि एक प्रशासनिक अधिकारी अगर ईमानदारी से अपना काम करता है तो वो बहुत से लोगों की मदद कर सकता है ग्राउंड लेवल पर। बहुत से लोगों की बात, वो लोग एक बीच का ऐसा जरिया होते हैं जो आम आदमी और सरकार के बीच की कड़ी होते हैं। तो वो लोग माध्यम बन सकते हैं। अगर बेहतर अच्छा अधिकारी है तो वो माध्यम बन सकता है कि गरीब की, आम आदमी की बात को डायरेक्ट सरकार तक, कानून बनाने वालों तक पहुंचाए। इसलिए मैं उस दिशा में मैंने सोचा कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं। तो कोशिश जारी है, आगे नहीं, देखिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करते रहिए और ईश्वर जी। की कृपा से आप पर आप उसमें सफल होंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन विषय तो आपका वाणिज्य रहा है और जी। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप अपनी सेवा करना चाहते हैं। ये कविता में कैसे रुचि पैदा हुई, ये हम अपने मित्रों के लिए जानना चाहेंगे। एक होता है कि कहीं ना कहीं एक हमारा कुछ लेखा जोखा होता है, जो बनना होता है वो हम बन जाते हैं। घर में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी जो लेखन की तरफ मुझे आकर्षित करती हो। कोई माहौल नहीं था, एकदम आर्मी के डिसिप्लिन वाले माहौल में हम लोग पले बढ़े हैं। हाँ, मुझसे जो बड़े वाली मेरी बहन है वो कविताएं लिखा करती थी, लेकिन कभी उनको भी प्रोत्साहन तो नहीं ही मिला है। ये रहा कि अच्छा, पढ़ने के टाइम में, पढ़ने की उम्र में ये सब क्या बेवजह की चीजें हैं। तो ये जरूर उनको सुनने को मिला, तो अक्सर वो छुप कर लिखा करती थी घर के बड़ों से। तो उनको देखते हुए, महादेवी को पढ़ते हुए, हरिवंश राय बच्चन को पढ़ते हुए, ये चीज कहीं ना कहीं मन में आई कि हाँ लिखे। फिर मैं थोड़ा अंतर्मुखी हूँ, चीजें नहीं कह पाती हूँ, तो कहीं तो हम अपने मन की बातों को कहीं तो निकालेंगे ही, या तो बोलकर निकालें या लिखकर निकालें। तो मेरा जरिया लिखना बना। ये मेरे लिखने की शुरुआत थी। शायद क्या वहीं से बात, कहीं बहन को देखते हुए मैंने लिखना शुरू किया। बहुत अच्छी बात है। और पिछले दिनों आपका एक ग्रह भी प्रकाशित होकर आया है, जो संभवतः जी। शायद अक्टूबर के महीने में आया है, दो जी। अवरतें। पहले उस जी। काव्य संघ के दर्शन कराए अपने मित्रों के लिए, उसके बाद फिर आपसे कुछ पूछना है उसके बारे में। दिखाइए जी। अपने मित्रों को। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत इसका बहुत अच्छा। कितनी कविताएं हैं इसमें चित्रा? इसमें कविताएं मुझे लगता है कि 100 के आसपास इसमें कविताएं होंगी। छोटी बड़ी कविताएं हैं मेरी, और कुछ कविताएं छोटी हैं, कुछ कविताएं क्षणिका की तरह से हैं, उनमें अलग अलग घटनाओं को पिरोया गया है। उस तरह का मुझे कविताओं का फ्लेवर कुछ पसंद आता है कि क्षणिका कवितांश के जरिए मैं
कविताओं को रखूं, तो कुछ लंबी कविताएं हैं, कुछ बहुत छोटी छनिका टाइप की कविताएं हैं, तो मिला जुला है। नाम इसका दो औरतें है, लेकिन कविताएं ऐसा नहीं है कि स्त्री स्वर ही हो इसमें, हर तरह की कविताएं हैं, तो मनुष्य की आपने संवेदना आपने से। ये मतलब थोड़ा बहुत आपसे हम जानना चाहेंगे, ये दो औरतें क्या क्या मतलब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों आपने इसका शीर्षक रखा है ये? देखिए, इसका जो दो औरतें शीर्षक है, ये इसकी कविता है जो छह छोटी छोटी, छोटी भी नहीं लेकिन हाँ, छह कविताओं का एक आप कह लीजिए एक गुच्छा है, बंच है छह कविताओं का। तो वो कविताएं औरतों के दो औरतें, उस कविता का शीर्षक था। जो कविता काफी जानने वालों ने, जो कविता को जानते हैं, अच्छे से प्यार करते हैं, उन्होंने काफी सराहा इसको। और डॉक्टर सोनी पांडे जी हैं, उनका भी बाद में यही मशविरा रहा कि ये कविता बहुत अच्छी है, तो इसी नाम से संग्रह आना चाहिए। तो ये रहा कि कुछ अपनों का मशविरा, कुछ अपनी राय, तो इस तरह से इसका नाम दो औरतें आया है। तो मैं चाहता हूँ चित्रा, आप शुरुआत अपने काव्य पाठ का उन्हीं कविताओं जी से करिए जिसके आधार पर आपने इसका शीर्षक रखा है, दो औरतें। आप कह रहे हैं जी कि सीरीज में हैं, छह जी कविताएं हैं, तो जी वो पढ़िए आप, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ, आप जी कविताएं सुनाएंगे, सुनाइए। जी। मैं कविता रख रही हूँ आप सबके बीच में। इसकी पहली कविता है, दो औरतें जब निकलती हैं अकेले। दो औरतें जब निकलती हैं अकेले, निकाल फेंकती हैं अपने भीतर बसी दुनिया। उछाल देती हैं हवा में उम्र का गुब्बारा। जिम्मेदारियों में दबे कंधे उचकने लगते हैं, वैसे ही जैसे उछलता है बालमन। बेफिक्र अल्हड़ कदम नापना चाहते हैं दहलीज से आगे बढ़कर अपने हिस्से की जमीन। पंख लगाए उड़ती हैं खुले आसमान में, बंद पिंजरों से मुक्त चिड़ियों सी। हवा में हाथ पसार गहरी सांस भर, मुस्कुरा उठती हैं स्वप्न भरी आंखें। शीशी में बरसों बंद पड़ी केवड़े सी हंसी खुलते ही फैल जाती है क्षितिज तक। चिल्लाते हुए बच्चे दौड़ पड़ते हैं उसी ओर, देखो इंद्रधनुष निकल आया। घूरती नजरों से बेपरवाह अपने आप में रमी, बस अपने साथ होती हैं उस वक्त दो औरतें। अगली कविता है इसकी, हाँ, जब मिलती हैं दो औरतें, बस रिक्शे सब्जी मंडी अस्पताल हाट बाजार में, जी खोल करती हैं बातें, घुलने लगती है गहरी दबी बरसों पुरानी गांठ। धधकता उबलता लावा बाहर निकाल, मन को ठंडाती हैं वैसे ही जैसे पानी के छींटों से शांत हो जाता है दूध का उफान। फल सब्जी खरीदते अक्सर बता जाती हैं अपनों की जीभ का स्वाद। बजाजे में ललचाती हुई इच्छाओं को दबा खरीद लेती हैं साड़ी कुर्ता सलवार। सजा लेती हैं खुद का बदन बाप भाई पति और बेटों के अनुसार। एक मुलाकात में ही जान जाती हैं वो एक दूसरे के भीतर बसा पूरा परिवार और उसकी पसंद नापसंद। जुदा होते समय कितनी एक जैसी होकर लौटती हैं दो, वो बिना नाम वाली दो औरतें। ईर्ष्या नहीं करती एक दूसरे से। ये मैं तीसरी कविता इसकी आपके बीच रख रही हूँ। ईर्ष्या नहीं करती एक दूसरे से दो औरतें, वह तो बस मोहरे होती हैं बिछाई गई बिसात की। जिसे बिछाता है खेलने वाला अपनी चिर विजयी मानसिकता के साथ। शतरंज के खिलाड़ी की कुटिल सह पर नाचती हुई बादशाह के बचाव में तैनात सेना सी, बस अनजाने में एक दूसरे के सामने आ खड़ी होती हैं दो औरतें। इसकी चौथी कविता पर गौर करिएगा। बातचीत के शुरुआती दौर में वह होती हैं माँ बेटी हम उम्र बहनें, सखी सहेली ननंद भौजाई।
सास बहू, देवरानी जेठानी, दादी पोती, बुआ भतीजी, गुरु शिष्या, या फिर रिश्तों की डोर में बंधा कोई और नाम। मगर धीरे धीरे हृदय की खुलती हुई गिरहों के झड़ते भावों में डूबी अंततः बचती हैं शेष दो औरतें। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर कविता है। अभी जी जी अभी इसकी दो कविता और शेष हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं रखती जी, हूँ, नहीं तो जितने जैसा ये सुना, ये बहुत अच्छी क्रम में कविताएं जी रहेंगी। जी जी। जी। अ, तुम कुछ भी न थे, सही सुना, तुम कुछ भी न थे, नंगी आंखों से कोई देख भी ना सकता था तुम्हें, मगर महसूस कर सकती थी वह तुम्हारा होना। जब दुनिया झुठलाती तब वह जोर देकर कहती, नहीं, तुम हो। क्या बात गर्भ में पालती रही ममता को 9 माह तक, एक स्त्री के यकीन का मूर्त रूप हो तुम, इसके सिवा कुछ भी नहीं। यह फौलादी शरीर, रोबदार आवाज, रुपया पैसा नाम कुछ भी न था तुम्हारे पास। बिलान भर की बेजान देह और सुबकती आवाज। दया के पात्र लजलजाती हड्डियों का ढांचा मात्र थे तुम। माँ के लहू, अस्थिरस, दुलार और श्रम का परिणाम है यह तुम्हारा अस्तित्व, यह तुम्हारा शानदार व्यक्तित्व। तुम्हारे वामांग में बैठी हुई ये स्त्री अग्नि की अग्नि की परिक्रमा से पूर्व भला कितना जानती थी तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मगर बढ़िया। जानती थी वह तुम्हारी मगर जानती थी वह तुम्हारे ख्वाब और खुशियां सजाना जानती थी, तुम्हारा घर, मन, बिस्तर और परिवार। बस बन जाना चाहती थी वह तुम्हारे लिए लक्ष्मी, रति, अन्नपूर्णा और सावित्री। होने को तो क्या नहीं हो सकती थी वह, मगर उसने चुना तुम्हारी होना। यूं तो इतिहास भी रच सकती थी वह, मगर उसने तुम्हारी संतान को रचा। जीवन हम्म। साथी से न जाने कब बन गई तुम्हारी जीवन साथी। हे पुरुष, तुम्हारे कंगूरों, बेल बूटों, ऊंची मीनारों, शिखर कलश से सज्जित जीवन भवन की शिल्पी हैं ये दो औरतें। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। छठी कविता है इसकी, जो अंतिम कविता भी है। दूर तक फैला दुख का अथाह सा दूर तक फैला दुख का अथाह सागर, एक दूसरे की छोटी बड़ी खुशियां, बेरंग जीवन के स्याह सफेद धब्बे, मन की व्यथा, तन की पीड़ा, रसोई के पकवान, निंदा रस का स्वाद, अपनों के ख्वाब, मन्नत और उपवास, जेवर साड़ी श्रृंगार, पति बेटों का प्यार, आंखों से बहता पीहर, कम खर्च में घर चलाने का हुनर, कल्पनाओं का सुखद संसार, घर परिवार में अपना स्थान, होठों की मुस्कान, सब कुछ साझा कर लेती हैं जब मिल बैठती हैं दो औरतें। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी हम इसकी व्याख्या हम अपने मित्रों पर ही छोड़ देते हैं। इस जी बीच में मैं चित्रा आपको बताना चाहूंगा, वंदना पाराशर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, दिलीप कुमार जी, भूपेंद्र सिंह रैना जी बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं और साहित्यकार हैं, पंजाबी और हिंदी के, जम्मू में रहते हैं और आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपकी कविताएं सुनकर उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की है, बहुत सार्थक और पूर्ण। बाद में जब आप देखेंगे तो आप उनका बाद में अपना वो दे दीजिएगा कमेंट। और सरिता कुमार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, इसके साथ प्रियंवदा पांडे जी लगातार, दिलीप कुमार जी, देवेंद्र तिवारी देव जी, माला सिंह जी और आशुतोष रैना जी, प्रियंवदा पांडे जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। वंदना पराशर जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और हमारे साथ अहमदाबाद से डॉक्टर साधना भट्ट जी भी जुड़ी हैं, स्वयं वे गुजराती हिंदी की बहुत अच्छी कवियत्री हैं और मीडिया कर्मी हैं। तो इतने सारे बहुत हमारे परम मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी कविताएं सुनना चाहेंगे। बीच में दो दो शब्द उनके लिए कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। माला सिंह जी का माँ की तरह स्नेह मेरे ऊपर रहता है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, आशीर्वाद है कि वो आई समय निकाल कर। वंदना जी मेरी परम मित्र हैं
उनका, देवेंद्र सिंह आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सपना भट्ट जी का भी, और प्रियंवदा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, रैना जी का, बाकी जितने भी सभी लोग, अपनों के लिए समय नहीं है और उस समय को आप मेरे लिए खर्च कर रहे हैं, साहित्य क्या संवाद के बात है, लिए दे रहे हैं, तो इससे बड़ी स्नेह की बात क्या होगी। सभी का बहुत बहुत स्नेह, ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, अब कविता के बहाने तो इसका नाम है, कविता के बहाने आपसे बातचीत भी चलती रहेगी और साथ में आपकी बहुत सारी कविताएं सुननी है। अच्छा चित्रा, ये बताइए, तो कवियत्री ही क्यों बनी आपका? मतलब आप तो कहानी भी लिख सकती थी, उपन्यास, अब साहित्य की इतनी सारी विधाएं हैं, बहुत कुछ लिख जी। सकती थी। तो कविता, क्या आपको कविता लिखना आसान लगा, या आपको लगा कि जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी चिंता, अपनी पीड़ा कहना चाहते हैं, अपना कंसर्न व्यक्त करना चाहते हैं, वो कविता के माध्यम से ही सशक्त सशक्त रूप से हो सकता है? क्या है विचार आपका? देखिए, पहला तो ये है कि कविता एक, आपका जो एक, कुछ भी देखकर सुनकर, जहां तक मेरा मानना है, मैं बहुत भावुक इंसान हूं और मेरी अधिकतर कविताएं मैंने भावना में ही लिखी हैं। तो मुझे लगता है जो आप हृदय से लिखते हैं, पीड़ा से लिखते हैं अपना, उससे लोग कनेक्ट हो पाते हैं। कविता के साथ ये आपने देखा होगा, जैसे 1857 की क्रांति रही, कारगिल का युद्ध रहा, देशभक्ति के गीत, हम अधिकतर चीजें पद में क्यों उस तरह की रखते हैं? क्योंकि भावनाओं से लोग जो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, खासकर हिंदुस्तानी लोग। तो पहला तो ये रहा कि मैं खुद भावनात्मक रूप से उतनी सशक्त मैं खुद को नहीं कहूंगी। दूसरा ये था कि कविता, मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ मेरी कविताओं में ये व्याकरण का या क्लिष्टता उस तरह की नहीं है कि कोई समझ ना पाए। अभी भी आपने कुछ कविताएं देखी होंगी। तो कविता वह वो माध्यम भी है कि जो लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है, उससे लोग रिलेट कर पाते हैं। दूसरी बात आपकी कहानी की रही, तो कहानियां भी मैं लिखती हूँ, लेकिन अभी एक हाल फिलहाल में मेरी कहानी टाइपराइटर कथा देश में भी प्रकाशित हुई है, और मेरी कहानियां कई छप भी चुकी हैं और कुछ अभी प्रक्रिया में है। लेकिन हाँ, कविता पहला प्यार है और हमेशा रहेगी। कविता मेरा, क्या बोलते हैं, दिल से निकलती है और प्यार है पहला, बस मुझे सबसे ज्यादा कविता ही नहीं रहेगी शायद, और तो तो भविष्य पर निर्भर है। फिर कविता जी। पर बातचीत हम करेंगे, और आपका बहुत कुछ आपसे जानना है हमको। जी। तब तक आप और कुछ कविताएं सुनाइए, एक दो कविताएं। जी। जी, बिल्कुल। मेरी एक कविता है जो हमारे समाज का बहुत ही उपेक्षित वर्ग है, थर्ड जेंडर समुदाय, उनके ऊपर मैंने लिखी है। और मेरा सभी अपने सुधी दर्शकों से यही, जो सभी विद्वान लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यही आग्रह है कि आप कविता से थोड़ा भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करें। क्या शायद बात। व्याकरण पे ना जाएं, शायद नहीं उतनी अच्छी हो, लेकिन आप कविता से जुड़ें। कविता का नाम है पश्चाताप। माना कि यह नहीं होते बेटा और बेटी, माना कि यह नहीं होते बेटा और बेटी, परंतु तुम्हारे गर्भ से जन्मी हुई औलाद तो है ना, क्या बात है। जिनके पैदा होने पर वैसे ही बही होगी ममता, जैसे बहती है जब पैदा होते हैं बेटा और बेटी। पति पत्नी बनकर नहीं बसा सकते परिवार, पति पत्नी बनकर नहीं बसा सकते परिवार, तो क्या प्रेमी भी ना होने दोगे इन्हें? वैसे भी प्रेम करने की शर्त तो नहीं है स्त्री या पुरुष होना। जन्मते नहीं संतान इसलिए वंचित कर दिए गए माँ बाप के अधिकार से। वात्सल्य में डूबे नंद यशोदा से यह भी हो सकते थे किसी कन्हैया के माँ और बाबा।
भले ही ना निभाते बड़े भाई सा फर्ज और बहन सा दुलार ना करते, क्या बात है। मगर अपने सहोदरों का सखा बनकर, दोस्त बनकर साथ तो निभाते। शिक्षा मिलती तो आत्मनिर्भर होते, स्वाभिमान की रोटी से पेट भरते। मगर अफसोस, बिना किसी गुनाह के जो कुछ इनका था, बेशक इनका था, इनसे छीन लिया गया। आखिर हम होते कौन है इनसे छीनने वाले? वाह वाह, क्या बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देह की बेहद छोटी अपूर्णता इनके हृदय, कौशल, मस्तिष्क, प्रेम और खुशियों की राह नहीं रोक सकती। कलम पकड़ने वाले हाथ ताली पीटकर भीख नहीं मांगेंगे। जीवित माँ बाप के होते हुए अनाथों वाला जीवन नहीं जिएंगे। घर बार के होते सीलन भरी बंद गलियों की दम घोटू कोठरियों में नहीं मरेंगे। दूसरों की खुशियों में बधाई नहीं मांगेंगे, अपितु इनको अधिकार होगा अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करने का। आओ मिलकर लड़ें उनके लिए, क्या जिन्हें बात है। इंसान होते हुए भी कभी मन बहलाव की वस्तु से अधिक कुछ समझा ही नहीं गया। इनके छीन लिए गए अधिकार वापस करने होंगे, सौंपना होगा खोया हुआ सम्मान सूद समेत। इनके हित में बनाए जाएं सख्त से सख्त कानून। बस यही एक मार्ग शेष है पश्चाताप का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। नहीं, आपने सही कहा है कि इसमें शब्द जाल नहीं है, या इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों को इसके समीक्षा करते करते वो कहते हैं ना कि पूरा डाइसेक्शन करना पड़ेगा। बहुत ही सीधे सरल शब्दों में एक भावनात्मक स्तर पर आपने अपनी बात सामने रखी है, और जो आपने विषय चुना है बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि समाज के ऐसे वर्ग का ये अनुभूति और अनुभव है जो आपने इस रचना के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। मुझे लग रहा है कि इसको आत्मसात करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसा वैचारिक बहुत ही प्रपंच नहीं होना चाहिए। बहुत ही एक भावनात्मक स्तर पर इसको समझने वाली बात है। बहुत बढ़िया कविता है चित्रा। और एक दो कविताएं और सुनाइए। कविताओं पर बातचीत रहेगी जारी, लेकिन जी, मुख्यतः मैं मैं तो आपकी कविता। संग्रह लेकर बैठी हूँ। आप जितना आप चाहें आप कविता सुन सकते हैं। अभी जी फिलहाल मैं इसी संग्रह से ही कविताएं सुनाऊंगी। जी 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 जी, अम, सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, एक मेरी कविता है, लंबी कविता है, स्त्री पृथ्वी है। ये मैं क्या। सुनाना चाहती हूँ। इसमें भी इसकी पहला दृश्य देखिए कि आसान कहाँ किसी सूरज के प्रेम में पृथ्वी हो जाना। हाँ हाँ आसान हाँ, कहाँ किसी बहुत बढ़िया। सूरज के प्रेम में पृथ्वी हो जाना। ना चुंबन, ना आलिंगन, ना धड़कनों पर कान धर प्रेम गीत सुन पाना। बस दूर से निहारना और घूमते रहना उसी विरह पथ पर निरंतर मिलन की प्रतीक्षा लिए। क्या बात है, बहुत इसका सुंदर। दूसरा मैं अंश रख रही हूँ। यकीनन स्त्री पृथ्वी ही है जो घूमती रहती है जीवन भर किसी के प्रेम में पड़कर, उसके घर परिवार बच्चों को संभालती चकरघिन्नी बनी समेट लेती है अपनी सारी दुनिया बस उस एक के इर्द गिर्द। स्त्री अगर किसी से प्रेम करती है तो फिर कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, भले ही लाख तपिश क्यों ना सहनी पड़े, झुलस ही क्यों ना जाए सूरज के प्रेम में पड़ी पृथ्वी की तरह। वाह। पृथ्वी गोल है, बिल्कुल सपाट, बहुत कठोर। यह भ्रम है, केवल भ्रम। कभी ध्यान से देखना उसकी गहरी आंखों में, मिल जाएंगी तुम्हें
उसकी पलकों के नीचे जमी नमकीन झीलें, प्रेम से छूना उसकी सपाट काया को, अनगिनत खरोंचों से भरी उसकी देह तुम्हारा हाथ लहूलुहान कर देगी। बहुत बढ़िया, बहुत मेरे सुंदर, से बहुत। छूना उसके मन की गिरहों को, बहुत रीति और पिघली हुई मिलेगी भीतर से, बिल्कुल स्त्री की तरह। जब दोनों हाथों से लूटी खसोटी जाओ, जब दोनों हाथों से लूटी खसोटी जाओ, दबा दी जाओ अनगिनत जिम्मेदारियों के तले, तुम्हारे किए को उपकार नहीं अधिकार समझा जाने लगे, तब हे स्त्री डोल जाया करो ना तुम भी अपनी धुरी से पृथ्वी की तरह। कोरी कल्पना और किस्से कहानी से अधिक कुछ भी नहीं ये सारी बातें, कि पृथ्वी टिकी है गाय के सींग शेषनाग के फन सूर्य की शक्ति पर, या फिर लटकी है अंतरिक्ष के बीचों बीच गुरुत्वाकर्षण के बल पर। सच तो यह है कि अपनी करुणा प्रेम सृजन और जुनून के बल पर स्त्रियां लादे घूम रही हैं पृथ्वी का बोझा अपनी पीठ पर युगों युगों से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्त्री देखती है नींद में ख्वाब, ख्वाब में घर के काम, सब्जी वाले दूध वाले का हिसाब, बच्चों का होमवर्क, खोजती है पति का रुमाल मोजा टाई, दोहराती है सास ससुर के रूटीन हेल्थ चेकअप की डेट। इसी बीच झांक आती है पल भर को मायके का आंगन। निरंतर घूमती रहती है एक औरत अपने कर्तव्य पथ पर, क्योंकि जानती है वो पृथ्वी के रुक जाने का अर्थ संपूर्ण सृष्टि का रुक जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, क्या ये बात है, क्या। ये जी कविता जी। थी। ये और तो अगर आप मुझे चाहें। जी इतने इतने इसमें क्या बताएं मैं, इसमें एक मतलब एक क्रम था पूरा जो वर्णन किया आपने स्त्री के बारे में। तो इसी से मतलब मेरी एक जिज्ञासा है आपसे जानने की, जी किस रूप में आप अगर हम कहें कि जैसे बीच में ये बहुत बात आई भी थी कि कविताओं में या लेखन में साहित्य में स्त्री विमर्श का जो सम्मिश्रण हुआ, किस रूप में आप उसको ले रही हैं? देखिए, स्त्री विमर्श या स्त्रियों का शोषण उस तरह की चीजें मेरे साथ तो नहीं हुई, कि मुझे स्त्री होने के नाते घर में वो अधिकार वो दर्जा नहीं मिला जो लड़कों को पढ़ाई लिखाई और खान पान रहा जो बेटों का, वैसे ही हमारे घर में बेटियों का भी रहा। और आप देख भी सकते हैं परिवार से इतना दूर अगर नौकरी के लिए भी, तो ये परिवार का पिता का सपोर्ट ही है। लेकिन अभी भी अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो जब संसाधनों की बात आती है, तो जहां संसाधन सीमित हैं तो वहां बेटे को ही वरीयता दी जाती है। दहेज इतना ज्यादा है कि ना चाहते हुए भी लड़की की चीजों में कटौती होती जाती है, कि इसको तो दहेज देना है तो ये चीज बेटे के लिए रिजर्व रखी जाए। ये कहीं ना कहीं इस तरह से अंडरस्टूड चीज हो गई है, जहां ये कहा जाता है कि भेदभाव नहीं है, वहां भी कहीं ना कहीं ये लक्षित है, दिखाई दे ही जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदलाव हुए हैं और आगे भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं। अभी मैं आपके मंच के जरिए रखूंगी भी, एक मेरी कविता है तीसरी बेटी का जन्म, और कहीं ऑनर किलिंग के नाम पर, कहीं बोझ के नाम पर, कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं। एक मेरे ही करीबी थे, तो एक लड़की ने अपनी मर्जी से विवाह किया उनकी रिश्तेदारी में, तो उन्होंने अपनी 18-19 साल की बेटी का विवाह इस चक्कर में कर दिया कि रिश्तेदारी में इस लड़की ने इज्जत खराब की है, कहीं हमारी बेटी इज्जत खराब ना कर दे। तो ये कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ अत्याचार है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके सपने थे कि उसको आपने एक झटके में शादी कर दी उसकी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे हमें देखने को मिल जाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि उतना नहीं है जितना शायद जब आप शिक्षा दीक्षा ले रहे होंगे तब आपने कुछ उस तरह की चीजें ज्यादा देखी होंगी, आज उतनी नहीं है, लेकिन है आज भी।
खत्म नहीं मैं हुई है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि बड़े पैमाने पर अगर हम देखें, जब ये स्त्री विमर्श या इस तरह का विषय सामने आने लगा है और ये महसूस किया गया कि साहित्य के माध्यम से, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, तो कोई भी विधा हो, कि इस तरह की बात विमर्श होना चाहिए साहित्य में, और ये बात समाज के सामने रखनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा भी महसूस होने लगा कि अब समय बहुत आगे निकल चुका है, और बहुत एक जिसको कहते हैं सामाजिक चेतना में ये बात अब आ गई है कि जो अधिकार एक बेटे को है वो बेटी को भी है। तो इसलिए एक समान सब, और कुछ कानून, विधि कानून भी ऐसे बन गए हैं कि जिनके अंतर्गत जिसको एक संरक्षण का भाव हमारे सामने आता है। तो निश्चित रूप से साहित्य में भी उस तरह से बदलाव आ गया। लेकिन फिर भी आपका एक आपकी एक बात मैंने सांकेतिक रूप में ले ली कि अभी भी कुछ क्षेत्र समाज में ऐसे हैं, कुछ कोई एक ऐसी मानसिकता अभी भी है जहां पर ये भेदभाव किया जाता है, जहां पर अभी इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। तो ये बात तो जारी रखेंगे आपसे। अब कौन सी रचना आप सुनाना चाहेंगे? देखिए, इस बीच में जम्मू से हमारे साथ डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत जी जुड़ गए। बहुत अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। और माला सिंह जी लगातार जुड़ी है। सुनीता शरण जी भी जुड़ गई हमारे साथ, आपका कार्यक्रम देख रही है। और कानपुर से श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और हमारे कार्यक्रमों में लगातार प्रतिभागी निभाते हैं, जुड़ते रहते हैं। जी चित्रा, बताइए अब कौन सी कविता सुनाना चाहेंगे आप? आप देखिए, कुछ पर्यावरण पे हो जाए। क्या आजकल बड़ी बात है! धुंध, आपको दिल्ली में बहुत ही देख ही महत्वपूर्ण रहे बहुत ही हैं। महत्वपूर्ण विषय आपने छुआ है। जी, जी जी, मुझे तो बताइए। लगता है आज के टाइम में ये सबसे ज्वलनशील मुद्दा है और सबसे ज्यादा हमको इसी पर ध्यान देना है। नहीं, वैसे तो दिल्ली में ये तो हम भुगत रहे हैं। दिल्ली में तो जी ये प्रदूषण और पर्यावरण की सबसे गंभीर समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी, एक कविता है मेरी, इसका शीर्षक है कबूतर तालाब। क्या बाबा बात! बता रहे हैं, मेरे बचपन में हमारे गांव में 11 तालाब थे। पानी इतना साफ कि दिन का सूरज उन्हें सोना बना देता और रात का चांद दूध सी चांदी। पिताजी कुछ असहमति में गर्दन हिलाते हैं। 11 तो नहीं, मगर हाँ 4 तो मुझे भी याद है, जिनके किनारे साफ नहीं थे, जिनके किनारे कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे थे। पानी गंदला सा था। पास खड़े बच्चे असमंजस में सिर खुजा रहे हैं। पास खड़े बच्चे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। तालाब क्या कबूतर थे कि फुर्र से उड़ गए? हमने तो एक भी क्या नहीं देखा। क्या बात है! बहुत बहुत क्या बात है! ये कविता। और मैं पर्यावरण पे एक छोटी सी कविता रखना चाहती हूँ। जी जी, इस कविता का शीर्षक है जुर्म। जिस जंगल को काट कर निकाली जाती हैं सड़कें, लगाए जाते हैं कल कारखाने, बसाई जाती हैं बस्तियां, वहां की रक्त रंजित भूमि, वहां रंजित भूमि कटे हुए वृक्षों की छाती से, कटे हुए वृक्षों को छाती से चिपकाए बरसों रोती है। किसी औरत की कोख उजाड़ देना उसके साथ किया गया सबसे बड़ा जुर्म है। क्या बात है! एक फिर से मेरी उसी तरह की कविता आ गई है, जो थोड़ा मैं सीरीज में लिखने की एक शौकीन हूँ। इसमें 4 कविता हैं। ये इसका शीर्षक है पर्यावरण। ज्यादा जी कुछ जी, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस जाते समय दुनिया से छोड़कर जाना चाहती हूँ साफ आकाश, हरी भरी धरा, उजले तालाब, इतनी सी इच्छा है। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिट्टी ने बीज का कर्ज दरख्त बनाकर चुकाया, समंदर ने नदियों से लिया जल, बारिश के बहाने लौटा दिया। क्या बात है! फूलों के आश्रिया का मोल पशु पक्षी उनके साथ मरकर जलकर भी चुकाते हैं।
पर्वत धरा का आंचल नदियों से सींच कर अपने बोझ का कुछ मोल चुका देते हैं, कुछ मोल चुकाते हैं। हमारी छाती इन सबों के कर्ज से लदी हुई है, न जाने कब चुकाएंगे। अगर नहीं लगाए कुछ पेड़, नहीं बचाया कुछ बूंद नीर, पहाड़ से सीने से चिपका, नहीं बचाई कोई नन्ही गोरैया, किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर नहीं बोई मुस्कान, तो यकीन मानिए आपने जीवन में कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक पेड़ मात्र नहीं होता एक पेड़, उसकी जड़ों के नेह से बंधी रहती है पूरी धरती। शिखर आकाश से उंगली पकड़कर खींच लाता है बादलों को धरा तक। छांव पथिक को थाम लेती है कुछ पलों के लिए। फल भूख को, सांस सांस को, पत्ते बकरी हिरन को, लकड़ी झोपड़ी के साथ चूल्हे को, और शाखाओं ने थाम रखा है पक्षियों का हंसता खेलता आसियाने में बसा पूरा परिवार। एक पेड़ मात्र नहीं होता एक पेड़। ये इसकी कविता थी। ये पर्यावरण से संबंधित बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। अरे एक मुझे लग रहा है कि आपने, हालांकि मेरे जी पास आपका संग्रह नहीं आया है अभी, मैं पढ़ना चाहूंगा, जी आप जरूर जी भिजवाइए। और मुझे जी लग रहा है कि आपने लगभग हर एक विषय को छूने की कोशिश की है। आपने जिस हिसाब से कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत की हैं, बस एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगा इस बीच में। देखिए, चेन्नई से श्री BL आचा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जी वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं। और उन्होंने लिखा है कि पर्यावरण चेतना का जीवंत स्वर, जो आपने कविताएं सुनाई उस पर। आशमा आशमा कौल जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। माला सिंह जी तो लगातार, और मधु सनवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके बारे में। जो मित्र जुड़े हैं, दो शब्द और कहना चाहेंगे आप? मित्र देखिए, एक छोटी सी मैंने कहीं कहानी सुनी थी, कि एक कवि, एक आदमी दूसरे आदमी के पीछे भाग रहा था। तो लोगों ने अच्छा। पूछा वो दोनों बाजार से गए, निकले, भीड़ भाड़ वाला इलाका था। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्यों इसके पीछे भाग रहे हो, दिखने में तो बड़ा सीधा साधा शरीफ आदमी लगता है, सज्जन है, आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो जो महोदय पीछे भाग रहे थे उन्होंने कहा, देखिए इसने अपनी कविता मुझे, हम दोनों कवि हैं, इसने मुझे अपनी कविता सुना दी, अब मेरी बारी आई है तो ये भाग रहा है। तो जहां कवि अपनी कविता सुना के दूसरे की ना सुनना चाहे, वो मित्र मुझे इतनी देर से झेल रहे हैं सुन रहे हैं, तो मैं तो श्रद्धा में मैं निशब्द हो जाती हूँ। लेकिन बहुत बहुत आभार आप सबका। यही प्रेरणा है कि हम लोग लिख रहे हैं, जो भी विचार है हमारे, नहीं तो कोई ऐसी कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। आप लोग मेरी प्रेरणा है, बहुत बहुत आभार आपका। और क्या कहूँ, इतना प्यार, इतने सम्मान के आगे और हम क्या ही कह सकते हैं। नहीं, यही बहुत है। बढ़िया, बहुत अच्छा। चित्रा, मैंने आपकी कविताओं में थोड़ा सा ये महसूस किया है, जी इसमें दो दो प्रमुख बातें जो मुझे लग रही हैं, जो मैंने महसूस किया है। एक तो कहानी तत्व, कथा तत्व आपकी कहानियों कविताओं में है। मतलब जो बिल्कुल एक क्रम में एक उस तरह से आ रहा है, ताकि हमारे साथ एक चित्र चित्र बन जाता है। एक तो वो है। दूसरा, नाटकीय तत्व भी थोड़ा सा इसमें कविताओं में है। आपने तो स्वयं महसूस किया होगा, क्योंकि आप स्वयं लिखती हैं। तो अब मेरा थोड़ा सा, मेरी जिज्ञासा ये है, आपसे जानना चाहूंगा, तो कविता में आप क्या समझते हैं कि विचार तत्व या भावनात्मक भाव तत्व, किसकी प्रधानता होनी चाहिए, ताकि कविता की जो संप्रेषणीयता है, कविता जो दूसरे के मन को, दिल को, दिमाग को छूना छूना मतलब छूने की शक्ति होनी चाहिए। क्या आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, कविता एक तो उद्देश्य उसका कुछ ना कुछ हो, क्योंकि खाली कागज काला करना कोई, या दूसरे का समय बर्बाद करना, उससे लिखा गया है तो वो दूसरे के हृदय पे कुछ असर करे, इसके लिए जरूरी है कि उसका भावनात्मक होना।
हृदय परिवर्तन जब बुद्ध का हुआ था तो उन्होंने भी ऐसे दृश्य देखे थे जिन्होंने उनको भावुक कर दिया था। उसके बाद वो भावुक हुए, उसके बाद उन्होंने सत्य को खोजा, उसके बाद वो विचार पर पहुंचे, जहां तक मुझे लगता है। तो विचार ऐसा नहीं है, विचार बहुत लोगों के पास होते हैं, ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जब तक आप उसको रोचक नहीं बनाएंगे, उसको भावनात्मक लेवल पर, अब आपके जो भी भाव हो, हास्य में, क्रोध में, करुण में, जिस भी रस में आप उसको, कविता का प्रमुख जो उसका आभूषण है, अलंकार, उसका अलंकार है, वो रस ही है। आप उसको इस तरह से नहीं, अगर किसी भी रस में आप उसको नहीं ढाल कर कहेंगे तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा भी तो उसके हृदय पर, उसके मस्तिष्क पर उसका असर नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि कविता में भाव भी जरूरी है, और विचार तो निश्चित रूप से विचार तो होना ही चाहिए, लेकिन भाव प्रमुख है। भाव नहीं होगा तो फिर कविता का कोई उतना अर्थ नहीं रह जाता है। यानी जी, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कविता में जब तक कि संवेदना की शक्ति न हो, संवेदनात्मक जी, न हो, तब तक वो दूसरे जी, को छू नहीं सकती है वो कविता। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब इसी क्रम में आप एक दो कविताएं सुनाइए, उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जी, जुड़े हैं, बहुत तन्मयता के साथ आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यही तो आपकी कविताओं, मेरे इस पटल की और आपकी कविताओं की शक्ति है, आकर्षण है। जी। जी, जी। आ, अभी देखिए बात हुई थी, मैंने अभी, आपने मेरे से पूछा कि स्त्री विमर्श वाली चीज, तो विमर्श तो मैं नहीं कहूंगी, विमर्श तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, कहीं ना कहीं पुरुष भी पीड़ित हैं। जहां जिसका आधिपत्य, वही बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां जिसने अच्छा आधिपत्य कहा। कर लिया वहां वो सर्वे सर्वा है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें ये तो बिल्कुल सही इसको कहा हम, आपने। हाँ, ये इसको बात हम बिल्कुल जेंडर सही। से नहीं तोड़ सकते हैं। एक मेरी कविता है, मैं अब देखिए बात करती हूँ बुजुर्गों की। आज के टाइम में जो यूज एंड थ्रो वाली चीजें हो गई हैं, तो रिश्तों में वो सबसे ज्यादा जो हानि है वो बुजुर्गों को हो गई है। अनुपयोगी समझा जाने लगा है, और घर में अगर पढ़े भी हैं तो किसी वैसे कोने में। तो एक मैंने कविता लिखी थी बुजुर्गियत के टाइम पे, एकाकीपन को ध्यान में रखते हुए। कविता का शीर्षक है नक्चढ़ी बुढ़िया। उन्होंने कहा, ये मत करो, वो मत करो, मैंने मान लिया। वो बोले, हम तुम्हारे अपने हैं, अच्छे बुरे में काम आएंगे। मैं अच्छे बुरे की आशंका से घिरी, उनके आगे पीछे नाचती रही। कुछ अजनबी भले लगे, खुशियां मिली उनसे हंस बोलकर। कंधा मिला दर्द में, मैं झुकने लगी उनकी तरफ। वो फिर चौंके, अपना मतलब निकलते ही नोच कर खा जाएंगे तुम्हें। इनसे कौन सा तुम्हारा खून का रिश्ता ठहरा, फिर सुनाए गए डरावने किस्से। मैं भागने लगी उन अपने से लगे अजनबियों से दूर। गुजरने लगा समय, इस बीच कुछ अपनों को मिल गए अपने, वो उड़ गए उनके साथ। बसा लिया पीठ फेर दूर डाल पर डेरा। कुछ अपने निकल गए ना लौट आने वाले सफर पर। जीवन की ढलती संध्या में धीरे धीरे मैं नितांत अकेली पड़ने लगी। जरूरत महसूस की साथी की, जब मांगा उन तथा कथित अपनों से साथ। एकांतता के जख्मों से भरी खुरदुरी देह ताकती रही उनकी राह, कि वो कब आए और स्नेह स्पर्श से सुखा दें मेरे जख्म। मुंह में बंद जुबान तालू से चिपक मांस का लोथड़ा बन गई। क्या नाम बात। होने लगा जबड़ा, जो तमाम बातें बरसों सहेज कर रखती रही अपनों से कहने के लिए। आखिर में उनका भारीपन स्मृति को ले डूबा। उतरते दिसंबर में गठिया और निमोनिया ने भरपूर साथ निभाया। क्या बात। ऐसे चिपके कि जान लेकर ही साथ छूटा। आज मोहल्ले भर में शोर है, भूतिया घर में रहने वाली पागल औरत मर गई। अपनों के हृदय विदारक विलाप के साथ फूट रहे हैं कुछ शब्द भी।
हाय कितना कहा था अम्मा, हमारे साथ चलो नाती पोतों के साथ खेलो। वो भी नहीं तो कम से कम बोलने बतियाने के लिए कुछ दोस्त ही बना लेती। इतना अंतर्मुखी होना ठीक नहीं था अम्मा। कुछ कह रहे हैं दबी जुबान में, बड़ी नकचड़ी थी बुढ़िया। ये बहुत बढ़िया। देखो, आपकी कविता में जो मैं यहाँ पर महसूस करता हूँ कि उसमें कहानी है, कविता है, एक क्रम है, और जीवन के जो संवेदनशील मुद्दे हैं और जो संबंध है, जो जीवन के कार्यकलाप है, उनको इतनी बखूबी आपने इनमें कविताओं के इस माध्यम से उनको उभारा है, उनको व्यक्त किया है। वही आकर्षण है आपकी कविता का। ये अलग मैं इसमें आपके एक मुहावरे की तरफ से मानता हूँ। आपके कविता का मुहावरा इस तरफ से बन गया है कि आपकी अलग पहचान बन सकती है, बन रही है इन कविताओं के माध्यम से। जिस तरह से आपने, मतलब ये लग रहा है कि कहानी चल रही है आपकी कविता के माध्यम से है। तो कविता, तो ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी कविता है ये, जो एक बिल्कुल स्पष्ट चित्रण जो सामने आता है। भरत जी ने बहुत डिटेल्ड में एक स्त्री, माँ है, बहन है, बेटी है, दादी है, नानी है, एक सहेली है, जीवन संगनी है, तो घर परिवार की एक धुरी है। बहुत डिटेल में उन्होंने अपना कमेंट भेजा है, उसको आप देख लीजिएगा। मेरा जी निवेदन है बाद में आप उनका उत्तर दे दीजिए सबका। जो जो कमेंट्स, वंदना पाराशर जी भी लगातार जुड़ी है, कह रही है बहुत सुंदर और जी सार्थक पर चर्चा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। और हमारे साथ जुड़ गए आप। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जी आगे आपका क्या मतलब, कविताएं लिखती रहेंगी या कोई उपन्यास इत्यादि लिखने का भी विचार है? क्योंकि कथानक जो आपके जो कथ्य है, कथा जो है जी वो बहुत अच्छा, कोई कोई ऐसा नहीं है कि कोई माया जाल नहीं है शब्दों का, या आडंबर नहीं है कि हमें सोच विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी कविता स्पष्ट है, साफ सुथरे शब्दों में, बहुत ही जिसको कहते हैं ना, सॉफ्ट वर्ड्स, बहुत ही मुलायम ऐसे आ रहे हैं, एकदम दिमाग से दिल में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा, जो जो कविता की कम्युनिकेट जो कविता करनी चाहिए, जो उसकी संप्रेषणीयता होनी चाहिए, बहुत अच्छा, जी स्पष्ट और सरल है। ये खूबी है आपकी कविताओं में, और यही महत्वपूर्ण बात होती है। तो क्या कुछ विचार है आपका कि आप आगे जाकर एक उपन्यास इत्यादि पर भी लिखने का कुछ विचार कर सकती हैं? मुझे लगता है कि मेरे अंदर ठहराव नहीं है। या तो ये धीरे धीरे आएगा उम्र के और अनुभव के साथ, या फिर नहीं ही आएगा। तो मेरे अंदर उतना सब, क्योंकि मैं चीजों को, भाव को बीच में मैं कहीं बांध उसमें नहीं बना सकती हूँ कि उसको मैं सजाऊं फिर उसके बाद उपन्यास। मुझे नहीं लगता, अब तो खैर छोटे उपन्यास आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें शब्द जाल नहीं बुनता हो। शब्द जाल जरूर होता है। अभी मेरे अंदर अगर ठहराव आएगा अनुभव से, उम्र से, तो हो सकता है मैं उपन्यास लिखूं। लेकिन हाँ, कहानियां मैं लगातार लिख रही हूँ, और कहानियां भी शायद कुछ दिन बाद आप सबके बीच में आए मेरी। वैसे पत्रिकाओं में लगातार छपती रहती हैं, लेकिन उतना भी कहानियों पर बात नहीं होती है, उतना उतनी कहानियां नहीं आई है मेरी। और उपन्यास तो देखिए अभी समय के गर्भ में है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। कभी क्या कभी ये पता, होता है, हम लोग जिन चीजों को कोई मना ऐसा, करते हैं वो चीजें भी क्या मुमकिन हो पता कोई जाती हैं। ऐसा, क्या पता कोई ऐसा उपन्यास आएगा जिसमें जितने भी बड़े जी सम्मान पुरस्कार जी हैं वो मिल जाए, कुछ कह नहीं सकता। अब जी। आगे आपने सही कहा हाँ, कि विषय की भविष्य बात के है, गर्भ विषय में उस क्या है। तरह का मिले तो जरूर। जी जी जी। तो आप एक दो कविताएं और सुनाइए, बातचीत जारी रखेंगे जी। हम। एक मेरी कविता है दक्षिण की बारात। क्या है दक्षिण ये? से मतलब, जी जी, मैं चाहती हूँ नहीं बता रही हूँ इसके बारे में। कविता मुझे नहीं लगता, आपने अभी कहा सीधे दिमाग से दिल में उतर जाती हैं, तो सब अपना समझ ही जाएंगे सुनने के बाद। जी, सुनो, स्वागत है आपका। जी, सुनो, कहो, अब तुम मिलने मत आया करो। क्यों? बस ऐसे ही। क्या कोई बात है? नहीं,
नहीं तो बस यूं ही कह दिया। वैसे भी ये किस्सा एक दिन खत्म होना ही है, भला हो अभी हो जाए। ऐसा क्यों कहती हो? देख ना, मैं एक दिन तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। ना बाबा ना, टांगे कटवाओगे मेरी। उस तरफ पांव करके सोने तक की मनाही है। ब्याह कर हम्म। ले, तब देखता हूँ कौन काटता है तुम्हारे पैर। ले जाओगे ब्याह कर। दक्षिण से हवा तक नहीं आती उत्तर टोले। बारात क्या खाक आएगी। मुझे क्या लगता बात है है। समझ गए होंगे कविता बहुत बढ़िया, गाती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा सुनिए, इस बीच में जी हमारे परम मित्र सिनेमा जगत के बहुत बड़े कलाकार हैं श्री अखिलेंद्र मिश्र जी, आप जानते होंगे। जी जी तो जी, हमारे परिचित साथ हूँ जुड़ नाम के से। आपका आपका कार्यक्रम देख रहे हैं और जी जी, नमस्कार कर रहे हैं। आपके प्रति वो नमस्कार नमस्कार आपको व्यक्त भी। कर। अखिलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमारे पटल के साथ जुड़ गए। आजकल बहुत व्यस्त है, मैं कल उनका उनका सोशल मीडिया पर देख रहा था। बहुत जी भ्रमण पे है आजकल अखिलेंद्र जी। और इनकी एक सूर्या फिल्म है, वो भी रिलीज होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या कह रही थी चित्रा जी? आ, मैं कह रही थी कि देखिए कितना अच्छा भाग्य और कितना आप सबका स्नेह है कि मुझे वो लोग सुन रहे हैं जिनसे समय भी समय मांगता है कि हमको समय जरा दीजिए, फुर्सत दीजिए। तो अच्छा है, कविता माध्यम बनी आप सबसे मिलने का। आपने पूछा था कि क्या भविष्य में कविताएं लिखेंगी कि नहीं। तो जिसने पहचान दिलाई, जिसने आप सबका स्नेह दिलाया, वो तो ना ईश्वर करे कभी छूटे, वो हमेशा लिखी ही जाती रहेगी। सभी का बहुत आभार, जो भी जुड़े हैं, सुन रहे हैं। स्नेह भी दे, कुछ कहीं कमी दिखे, कहीं लगे सुधार की आवश्यकता है तो जरूर वो भी मुझे बताएं। जितने अच्छा, आभार से, जितने प्यार से आप बहुत सबका बहुत स्नेह बहुत मैं ले बढ़िया। रही हूँ अच्छा उतने जी। चित्रा, ये बताइए आपने किस कवि को ज्यादा पढ़ा है और पसंद किया है? कुछ मतलब मुख्य रूप से मैं ये जानना चाहूंगा जिनसे जी आप थोड़ा बहुत मतलब प्रभावित हुई हैं, जिनकी कविताओं से। जैसे मुझे मुक्तिबोध की कविताएं अच्छी लगती हैं। क्या अभी बात जैसे राजेश जोशी जी की कविताएं, नरेश सक्सेना सर हो गए, उनकी कविताएं, पास की कविताएं, और मुझे शायर जॉन एलिया, मजाज, फैज अहमद फैज, शायर मैं बहुत पढ़ती हूँ। उर्दू नहीं आती है, लेकिन कहीं वैसे मिल जाए तो मैं शायरी की भी बहुत शौकीन हूँ। और हरिवंश राय बच्चन जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जी जी। मैंने लगभग लगभग जहाँ कविताएं, मेरा हमारे एक आदरणीय मित्र हैं, अग्रज है मेरे, अनिल करबेले जी। तो उनके जरिए बहुत सी कविताएं मैंने पढ़ी हैं। अभी वर्तमान में जो लिखी जा रही हैं और जो हमारे पुरोधा लिख गए हैं वो भी। तो कविताएं जहाँ मिलती हैं, मैं एक ऐसे चस्का है जहाँ की कविता मिल गई तो मैं पापा से अपने से बोलती भी हूँ कि जब मुझे भूख लगी हो तो मैं मुझे कुछ कविताएं, कुछ ये चीजें सुनने को मिल जाए तो मेरी भूख खत्म हो जाती है। तो क्या बात है, मेरे लिए क्या बात स्वादिष्ट है। व्यंजन है। कविताएं ये तो स्वादिष्ट व्यंजन करती हैं। ये तो मुझे जब ये मिल तो जाती है मैं लिख लेती हूँ। मेरी ये तो मित्र आपने है बहुत वंदना पराशर है। जी, वंदना जी जी। पराशर है। इनकी कविताएं मुझे कम से कम शब्द में और बड़ी से बड़ी बात इनकी कविताओं में रहती है। अभी जो अनुराधा ओस जी हैं और कई कविता कवित्री हैं उस तरह की, सोनी पांडे जी हैं, इन लोगों की कविताएं, क्योंकि इन लोगों की कविताओं में बनावट नहीं है, मुझे अतिरेक नहीं पसंद है। और कहीं ना कहीं पढ़ने वाला समझ जाता है कि ये लिखने वाले ने दिल से लिखी है कि ये शब्दों का महारत ही है। शब्द जाल बनाने में महारत है इसको। तो वो चीज पढ़ने वाला खुद जान जाता है। माला क्या सिंह सिंह जी जुड़ी है, इनकी मैं कविताएं और इनकी जो ये किस्से लिखती हैं वो मुझे बहुत पसंद है। ये सब लोग ही प्रेरणा है मेरी, ये सब लोग ही कहीं ना कहीं अच्छा भी मेरी चीजों को दुरुस्त भी कराते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अखिलेंद्र जी ने जी बहुत अच्छा कमेंट आपके लिए लिखा है। कह रहे हैं जी बहुत जी सुंदर पंक्तियां चित्रा जी, कविता में वार्तालाप शैली मुझे बहुत पसंद है।
तो जी, जो बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो वार्तालाप के रूप में, जो इसमें एक कथा कथ्य के रूप में आपकी कविता सामने आती है और एकदम एक चित्र पैदा करते हैं आपके मन मस्तिष्क में, वो बहुत अच्छी शैली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेंद्र जी। अब एक कविता और सुनाइए, बहुत अच्छा है, अभी समय है हमारे पास पांच जी सात जी मिनट जी। एक कविता है अछूत। चले आते हैं ये अछूत मालिकों के यहाँ, घूर गोबर उठाने, झाड़ बुहार करने, झिड़कियां सुनकर भी दांत चियारने में माहिर, जो शादी ब्याह में झूठे दोने पत्तल उठा फेंक कर झूठन बटोरने, एक बदन में 10 की ताकत लिए आते हैं ये उधड़ी हुई पसलियों वाले, पसीने से नहाने और मिट्टी का उपटन लगाने वाले, धरती के ये लाल थकना नहीं जानते। ये होते हैं उच्च कोटि के सकारात्मक प्राणी, ना शब्द इनके शब्दकोश में ढूंढने से भी ना मिलेगा। कर्ज भूख और लानत जवानी में ही झुका देती है इनकी पीठ, चले आते हैं ये अछूत मालिकों के यहाँ खाने, चौथाई पेट रोटी, चौथाई पेट गाली और आधा पेट सब्र। क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त कविता। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छे विषय को लिया है आपने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अब आपका संग्रह 2 अवरतें अक्टूबर में आया है, तो जी जी। जी जी जी। तो अब क्या ये आगे? उत्तर जी प्रदेश जी। साहित्य संस्थान की पांडुलिपि चयन योजना के अंतर्गत इसका चयन हुआ है और उसी के अंतर्गत ये तहत प्रकाशित हुआ है। तो ये अच्छा, आपका एक और मैं आपकी बात अपने मित्रों को कहना चाहूंगा, आपको हिंदी सृजन सम्मान से भी वो दिया गया है, सम्मानित किया गया है। कहाँ से जी। है, क्या किस काम के लिए आपको ये दिया गया है? ये साहित्य अनुरागी संस्था है। ये बहुत ही सशक्त महिलाओं द्वारा ही चलाई जाती है और उन्हीं के द्वारा ये मुझे सम्मान दिया गया हिंदी कविता लेखन के लिए। ये कविता लेखन के लिए ही प्रमुखता मुझे मिला है इसी वर्ष हिंदी दिवस पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप अध्यापिका हैं, आप बच्चों को पढ़ाती है, तो आपको जी ये कविताएं लिखना, जो आप कविताएं लिखती हैं, कितनी शक्ति प्रदान करते हैं बच्चों तक पहुंचने के लिए, उनको पढ़ाने में, उनको अपने जो आपके मन के विचार हैं, भाव हैं, उन तक प्रेषित करने में? जी। देखिए बहुत हद तक और कहीं ना कहीं हम किसी भी जगह रहे, कोई हमसे छोटा हो बड़ा हो, हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। आप शायद होता है कि हम हर चीज अपने परिवेश से, अपने परिवार से, अपने समाज से नहीं सीखते हैं और क्षेत्र अलग लोग, अलग तरह का परिवेश, भाषा, ये सब चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बच्चे कुछ भी चीजें ऐसे नहीं, मेरी कविताओं में अगर आप कह रहे हैं कि स्पष्टता है, लाग लपेट वाली चीज नहीं है, तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं और ये चीज शायद हो सकता है बच्चों से ही आई हो। तो बच्चों से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्नेह और साथ भी। बच्चे किसी का साथ दे तो देखिए पूरा कोई वो नहीं, उनमें दोहराव नहीं होता उनके चरित्र में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कविताएं उसी तरह की रहें। खैर मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं उनका वो आता है कि आप बच्चों के लिए कुछ नहीं लिखती हैं, लेकिन बाल साहित्य हाँ मैंने कुछ अभी नहीं लिखा है, लेकिन उनको कबूतर तालाब जैसी कुछ एक जो मेरी कविताएं हैं वो उनको पसंद है। नहीं, मुझे मैं महसूस कर रहा हूँ, चित्रा, जी आप बाल कविताएं, बाल साहित्य बहुत अच्छा लिख सकती हैं, क्योंकि आपके लेखन की जो प्रवृत्ति है, जो दिशा है, जो सोच समझ है, मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए भी आप बहुत अच्छा लिख सकती हैं। इस बीच में आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रतिभा जैन, जो बहुत बड़ी नाटककार हैं और कवित्री हैं, साहित्यकार हैं और संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान हैं, हमारे साथ अभी जुड़ गई, थोड़ा सा लेट जुड़ गई। डॉक्टर साहब से मेरी यही शिकायत है कि लगभग हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर है। अच्छा, अखिलेंद्र मिश्र जी ने एक सुझाव जी भेजा आपके लिए,
आपने जी जो अभी अछूत कविता सुनाई, वो कह रही इसका शीर्षक ये नहीं होना चाहिए, बल्कि धरती के लाल होना चाहिए। बाद में आप वो टिप्पणी देख लेना। उनका कहना हाँ चाहिए कि धरती के लाल होना चाहिए। ये वास्तव में ये जीवी जो है, ये जो व्यक्ति हैं, ये धरती के लाल हैं। तो उस रूप में बिल्कुल। इनको देखना जी चाहिए, इनकी शक्ति उस रूप में देखनी चाहिए। तो अब लगभग हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। तो जी मैं चाहता हूं कि अंत में आप, चूंकि डॉक्टर प्रतिभा जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गई, तो एक दो कविताएं और सुनाइए आप। एक कविता है मेरी, जो मैं चाहती हूँ कि हाँ, अभी प्रतिभा जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, और आपके मंच के माध्यम से एक लालच होता है, इतना अच्छा मंच मिला है तो क्यों छोड़ा जाए। कुछ ना कुछ अपना माध्यम से अच्छे लोगों के पास पहुंच रहा है। मैं सुनाती हूँ। एक मेरी कविता है चाय, और सर्दी हो रही है, मौसम भी है चाय का, तो ये मैं सुनाना चाहती हूँ। जी जी। जब जब थके हो कदम या ऊन के गोले सा उलझा हो दिमाग, सच्चे दोस्त की तरह हर मर्ज की दवा है एक कप चाय। वाह वाह इस वाह, क्या बात। वैलेंटाइन डे इस वैलेंटाइन डे तुम्हें नहीं कहूंगा आई लव यू, नहीं दूंगा कोई महंगा तोहफा। उस दिन जब ऑफिस से घर आओगी थकी मांदी, ढेर सारा प्यार मिलाकर बनाऊंगा तुम्हारे लिए एक कप चाय। क्या बात है। प्रेम की बहुत। पहली चुप्पी हो प्रेम की पहली चुप्पी हो या दुख में निःशब्द हुई सांत्वना, सब जानती है एक कप चाय। भागती दौड़ती जिंदगी में अपनों के साथ कुछ पल फुर्सत के बिताने का नाम है एक कप चाय। चाय ने लेखक से कहा चाय ने लेखक से कहा, मुझे पीते हुए तुमने न जाने लिखी है कितनी ही कहानी और कितनी ही कविता, कभी मुझे भी लिख। चाय ने कहा, बेहतर रिश्तों के लिए जरूरी है बनी रहे उनमें मेरे जैसी ताजगी, मेरे जैसी उष्णता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस तरह कम हो जाएंगी हमारे बीच की दूरियां, इस तरह कम हो जाएंगी हमारे बीच की दूरियां। कभी बुलाना मुझे अपने घर चाय पर, कभी आना मेरे घर चाय पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। लड़की ने शंका में गर्दन हिलाई, सांवली रंगत से प्यार नामुमकिन। लड़के ने धीरे से उसके कान में कहा, आई एम टी लवर, आई एम टी लवर। ये बहुत कविता थी। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता। इसमें बहुत सारे अर्थ छिपे हैं। अब हमारे मित्र इसको और सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं ना कि वो पर्दे खोलेंगे, जब पर्दे खुलती जाएंगे तो पता नहीं जी कितने अर्थ निकल आएंगे। कविता, और हाँ कविता स्वतंत्र है, पाठक अपने अपने हिसाब से उसमें अर्थ लगाए, वो अपने मन से उसको अपने उससे जोड़ते हुए देखें। कविता की ये भी एक खूबी है। जी आप आपस प्रकाशन अयोध्या भी जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि जी अच्छी कविताओं की अच्छी प्रस्तुति। और आशमा कौल जी भी जुड़ी हैं, डॉक्टर विंध्य मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जी वंदना जी तो लगातार जुड़ी है। माला सिंह जी भी, चाय पर कविता हो तो ऐसी। तो बहुत अच्छी टिप्पणियां आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं। बाद में आप देख लीजिएगा, आपका मन करे जी तो जी। उनको आप हाँ, मन क्या करना है आप अभी तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कमेंट। नहीं, अभी मैं बाद लेकिन बाद में, बाद में जरूर। जी जी बाद में आप जब इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप इसको, क्योंकि ये तुरंत फेसबुक पर, मेरे फेसबुक पर उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद, उसको आप लाइक करिए और वो पेज खुलेगा आपको, तो आप उस पर देख लीजिएगा। और अब मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम के समापन में आपसे जाते जाते एक और कविता सुनेंगे। बहुत अच्छी सी कविता, कविताएं तो सब अच्छी हैं आपकी, बहुत बढ़िया, बधाई अब हो देखिए, आपको। अपनी अपनी तो सबको अच्छी ही लगती है, लेकिन अब कोई
हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ कोई जो मुझे लगे कि सुनने वालों को भी अच्छी लगेगी। जी जी जी। देखती हूँ, सुनाती हूँ। अब ये एक तरह से बोझ आ गया ना कि अच्छी सी, तो चुनाव थोड़ा मुश्किल हो गया। आप किसी पर भी उंगली रखिए, वो अच्छी सी बन जाएगी। जी जी। जी मैं कोई छोटी कविता सोच रही हूँ कि जी। छोटी कविता कोई हाँ जी, लिखी जाए। जिसके साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी जी। एक प्रेम की आकांक्षा पर एक कविता है कि प्रेम में साथ हो तो एक कवि क्या आकांक्षा करता है उसमें। बहुत बढ़िया, किताब सुनाइए। कविता का शीर्षक है किताब बनकर रहना। तुम जी रहना मेरे साथ, तुम रहना मेरे साथ एक किताब की तरह। कभी आंखों को ढांप कर माथे को चूम सो जाना गहरी नींद। कभी सीने पर कान धर सुन लेना धड़कनों का गीत। कभी सिरहाने बैठकर सहला देना मेरे लच्छेदार बालों को। क्या कभी बात। शब्दों को स्पर्श करते मेरे हाथों को तुम भर देना नेह की नमी से। कभी स्याही की महक में महसूस हो मुझे तुम्हारे पसीने की गंध। क्या बात मेरे है। साथ हंसना, मेरे साथ रोना, सुन रहे हो ना तुम, मेरे साथ एक किताब बनकर रहना। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता से हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत जी सारे मित्र हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि समय थोड़ी सी सीमा है इस जी कार्यक्रम की। 5-7 मिनट तो ये तो अतिरिक्त हो ही गया, लेकिन एक कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था। और आगे फिर आपके साथ एक और कार्यक्रम शेड्यूल करेंगे और कविताएं सुनेंगे, उस दिन कहानियों पर भी बातचीत करेंगे। और अंत में आप जो मित्र हमारे साथ, अब देखिए आजकल के समय में इतना जुड़ते रहना, जी जी इतना समय, जी, बहुत बड़ी बात है। तो दो शब्द आप अंत में कहना चाहेंगे अपने मित्रों के लिए। मित्रता का रिश्ता तो सबसे ऊपर क्यों रखा गया है ना। इसीलिए ना कि देखिए समय इतना हो गया और मुझे लगता है कि जो भी स्त्रियां हमारे साथ जुड़ी हैं तो घर का काम थोड़ा बहुत तो इस टाइम खाने का टाइम, खाने की तैयारी, घर का कोई ना कोई काम होगा ही, लेकिन कितना स्नेह है कि जुड़ी हुई है, सुन रहे हैं हमें सब लोग। और मैं तो क्या बोलूं, छोटी हूँ, मुझे तो हमेशा स्नेह जितना मिल जाए उतना कम है और मैं उतना ही आदर में झुक जाती हूँ। मेरे देखिए माला सिंह हैं और ये हैं वंदना जी हैं, वंदना जी हैं, बच्चों का भी अपना पढ़ाना और सब बहुत जिम्मेदारियां हैं सबके ऊपर। और जितनी भी मेरे साथ महिला स्त्रियां खासकर जुड़ी हुई हैं उनको तो इतने काम की इतनी व्यस्तताओं के बीच भी जुड़ी रही, ऐसा ही स्नेह बनाए रखिए। और मैं और कोशिश करूंगी कि और कविताएं और बेहतर लिखूं कि आप लोगों के समय की, देखिए किसी ने समय दिया है तो सार्थकता होनी चाहिए कि हमने उनका समय कम से कम खराब नहीं किया। और सभी को जो भी हमारे साथ जुड़े रहे कामकाजी लोग भी, और उन सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत प्रेम बढ़िया। के देखिए, लिए। जी मुझे भी कविताएं, मैं तो कविताएं लिखता हूं, लेकिन लिखने से ज्यादा मुझे दूसरों की कविताएं सुनना भी बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत जी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ सीखता हूं दूसरों की कविताएं सुनकर, और एक नई बात हमारे सामने आती है। चित्रा जी। पंवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया हमारे इस आपका मंच भी, पर। और आपने साहित्य संवाद के इतने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे ये सम्मान ही है मेरा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कविताएं रखूं, बोलूं, सबसे रूबरू हूं। आपका बहुत बहुत आभार उसके लिए। साहित्य संवाद मंच का बहुत बहुत आभार, सभी मित्रों का हृदय से आभार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद चित्रा जी। जी धन्यवाद। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारी विशेष अतिथि थी सुश्री चित्रा पंवार, सुपरिचित कवियत्री।
इसी के साथ मुझे आज का कार्यक्रम अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।